कहा कि जो चतुरन की बात में बात, बात में बात, एक कविता भी जो है बातों की जो श्रृंखलाएं हैं उन्हीं का समूहन है। जो जितनी अच्छी बात कर सकता है, बातचीत की लय में बोल सकता है, वही कविता का अच्छा सारथी होता है। बहुत धन्यवाद आज के इस कविता सत्र के लिए, जिसको हम कहा करते हैं कविता के रंग, रामदृष्ण मिश्र जी के संग। और आज की इस कवि गोष्ठी जो कि स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म खालसा कॉलेज अल्मुनाई दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रही है, जिसकी संयोजक प्रोफेसर स्मिता मिश्र हैं। और इसमें आज की गोष्ठी में शिरकत कर रहे हैं हमारे विशेष आमंत्रण पर कोलकाता से आनंद गुप्ता जी, युवा कवि, पटना से डॉक्टर शिव नारायण जी, नई धारा के संपादक, जाने माने कवि, आलोचक और गजलगो और विमर्शकार, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, कवि, लेखक, संस्मरणकार, गद्यकार राधेश्याम तिवारी जी, और अहमदाबाद से और इलाहाबाद से दोनों जगहों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौम्य मालवीय जी। तो एक भरी पूरी संध्या है, और जिस हमारे आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष और जिनके सानिध्य में संपन्न हो रही डॉक्टर रामदृष्ण मिश्र जी अपनी सहधर्मिणी सरस्वती जी के साथ इसका रसास्वादन कर रहे हैं। वे उनके अनुरोध पर लगभग 1.5 महीने से एक ऐसी गोष्ठी स्मिता जी संयोजित कर रही हैं खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ, जिसमें वे समकालीन हिंदी कविता की पीढ़ियों से संवाद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें सराहते हैं और कोरोना के एकांत को सृजनात्मक बनाते हुए अपनी कविताएं भी सुनाते हैं। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक परिघटना है जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूं कि हिंदी में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बुजुर्ग पीढ़ी, हमारा अग्रज, हमारा पूर्वज, हमारा वयस्क श्रेष्ठ कवि अपने कवियों को सुने, जिसमें कि युवा से लेकर और वरिष्ठ कवि तक शामिल हैं, यानी कई कई पीढ़ियां शामिल हैं। रामदृष्ण जी इसी 15 अगस्त को 98वें जन्मदिन में प्रवेश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक शताब्दी आपको सुन रही है कान लगाकर। इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है, इसको मैं एक उपलब्धि मानता हूं और उनकी ओर से हिंदी कविता के लिए आशीर्वाद भी मानता हूं कि एक ऐसी बैठकी संपन्न हो रही है बहुत अनौपचारिक, और ये जो सिलसिला कारवां चल पड़ा है ये बहुत ही शुभ है। और आज की गोष्ठी के शुभारंभ के लिए मैं डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल, अंग्रेजी के प्रोफेसर और गजल को, उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी मधुर बांसुरी की धुन के साथ इसका शुभारंभ करें। तो 5 मिनट का ये बांसुरी वादन। स्वागत। गुरुजी रामदृष्ण मिश्र जी, माँ सरस्वती जी को प्रणाम, और उन्हीं को निवेदित करते हुए ये बहुत ही अपने यहाँ वंदना संगीत, वंदना साहित्य जो प्रार्थना साहित्य है, उसी से एक बंदिश को ले रहा हूँ
और ये बंदिश सुनिएगा, एक बहुत ही अच्छे राग में है। उस राग को साधने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। जयति जय मां सरस्वती, जयति बीना वादिनी। राग दरबारी की छाया दिखती है इसमें, और रूपक ताल में है। ती तीना 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 ती तीना तीना तीना, 7 मात्राओं की रूपक ताल।
मीठी बंदिश बांसुरी की मुझे फिर शतदल का वो गीत याद हो आया है। गंध ने छू लिया प्यार से क्या इन्हें, ये अधर इस जन्म तो हुई बांसुरी। बहुत अच्छी शुरुआत ये मंगल ध्वनि, और पूरी कवि दीर्घा की ओर से रामदास मिश्र जी और सरस्वती मिश्र जी को नमन, अभिवादन। और आज के हमारे पहले कवि, जहां से हिंदी पत्रकारिता का उद्घोष हुआ था, उदंत मार्तंड के माध्यम से, वहां के कवि हैं श्री आनंद गुप्ता जी, जो हिंदी के प्राध्यापक हैं और वहां की बहुत सारी संस्थाओं से जुड़कर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वयं कवि हैं, समीक्षक हैं, विमर्शकार हैं और देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। इसके अलावा कई ब्लॉग पर भी लिखते हैं, उनकी कविताएं उपलब्ध हैं, आकाशवाणी के दूरदर्शन के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और वहां का जो सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का प्रचार केंद्र है, जिसकी बुनियाद प्रोफेसर सम्राट जी ने रखी, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा आयोजित कविता के लिए शिखर सम्मान इन्हें मिल चुका है। एक बहुत अच्छी संस्था की शुरुआत वहां हुई है, नीलांबर, जिसके उप सचिव हैं, उसकी देश भर के लेखकों के साथ अच्छी गतिविधियां आयोजित होती रहती हैं। तो इतने अच्छे सुकवि कोलकाता, जिसे कवि प्रभाकर श्रोत्री ने वागर्थ के जरिए हिंदी कविता, हिंदी साहित्य के नक्शे में एक प्रमुख जगह दी, और उसके बाद उसके संपादकों अरविंद कालिया, विजय बहादुर सिंह और प्रोफेसर सम्राट जी साहित्य को एक बेहतर आकार दे रहे हैं। उन्हीं आकारों में से, काव्य के रूपाकारों में से एक अनन्य आनंद गुप्ता जी हमारे सम्मुख हैं। आज की हमारी कवि गोष्ठी में रामदास जी के सुखद सानिध्य में वे कविता पढ़ने जा रहे हैं। श्री आनंद गुप्ता जी, स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित देश के सुप्रसिद्ध लेखक कवि डॉक्टर रामदास मिश्र जी, जिनको बहुत लंबे समय से हम लोग पढ़ते आए हैं, हमारे प्रिय कवि लेखक हैं। प्रिय कवि एवं आलोचक डॉक्टर ओम निश्चल जी, आयोजक मंडली के सभी सदस्य एवं पदाधिकारीगण तथा सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। मैं अपनी कुछ कविताओं का आज पाठ करूंगा। आशा है आप सबको पसंद आएगी। क्योंकि विषय है कोरोना और हम एक मुश्किल समय में हम सब यहाँ वर्चुअली उपस्थित हुए हैं। गतिविधियां अभी मंच पर हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये एक माध्यम अभी बचा है जिसके माध्यम से हम लोग संवाद कर रहे हैं। सबसे पहली कविता जिसका मैं पाठ करूंगा इसी काम से संबंधित है जी। कविता का शीर्षक है इन दिनों ने बहुत स्वागत। किसी छोर से आरंभ करने की कोशिश एक अंधी गुफा में हमें छोड़ा। अंधेरा हमें जकड़ना चाहता है, मन को थकाती हुई कोई दिलासा नहीं दे पाती। इंतजार सुइयों सी बोझें आंखों में चुभती है। रात और सुबह के बीच नींद किसी मकड़जाल में फंसा छटपटा रहा है। मन मेजर का जंगल बन गया है और तन रेगिस्तान, जहां मंजिल से कहीं अधिक भटकाव है। अनगिनत यात्राएं हैं मेरी नींद के साथ चलती हुई। मेरी नींद में उग आए हैं पांव के नीचे पड़े असंख्य फोंफले। मेरे ही बच्चे
नींद के बाहर सड़कों पर खुद को घसीटते चले जा रहे हैं। मेरा ही कोई भाई वक्त की कठिन लड़ाई से हार कर हमेशा के लिए नींद की आगोश में चला जा रहा है। भूख हथेलियों के बाहर इस वक्त किसी राष्ट्रीय संबोधन में छटपटा रहा, जहां आंकड़े तो बड़े हैं पर दिलासे बहुत कम। मौत को उत्सव में बदलकर ताली पीटते हाथ हमारे वक्त का सबसे अश्लील मुहावरा है, जो मेरी नींद पर खोटे सिक्के की तरह उछलकर झनझनाता है। वे बेहद सुखी लोग हैं, वे बेहद सुखी लोग हैं जो गहरी नींद में चादर ताने सो रहे हैं। मेरा सुख किसी सड़क, किसी रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान पड़ा। सुखियों की भीड़ से खुद को धकेल दिया गया मैं, दर दर भटकते अंतिम सांसें गिनते हर आदमी के साथ थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। अगली कविता का शीर्षक है सुरक्षा इन दिनों। हमने जंगलों को बचाने का संकल्प लिया और जंगल तक पहुंचने के लिए लाखों पेड़ कटवाए। हमने नदियों को बचाने का संकल्प लिया और उस पर असंख्य बांध बनवाए। हमने पहाड़ों को बचाने का संकल्प लिया और आदिवासियों को उनकी जमीन से आंक ले आए। हमने पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया और जानलेवा हथियार तैयार करवाए। हमने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून तैयार किए और उनसे कहा कि अब वे अपनी नागरिकता साबित करके दिखलाए। सुरक्षा इन दिनों कितनी असुरक्षित हो गई। बहुत अच्छा, बहुत खूब आनंद जी, धन्यवाद जी। वाह। अगली कविता का शीर्षक है नदी का शोक गीत। जी, नदी का शोक गीत। नदी के सीने में असंख्य दुख बहते हैं। नदियां अपने दुखों को जीती एक दिन गहरे समुद्र को सौंप आती है अपने दुखों की असंख्य कहानियां, जो समुद्र के सीने पर दहाड़े मारती रहती, पर अक्सर लोगों की आंखों से ओझल रह जाती। नदी हमारे लिए पवित्र चीज है। नदी हमारे लिए पवित्र चीज है और नदी की पवित्रता पर संदेह करना धर्म विरुद्ध। इसलिए शासकों, दलालों एवं पुरोहितों के लिए यह सबसे फायदे की चीज। एक शासक के घोषणा पत्रों में वर्षों से हैरान ताकती रही नदी। एक शासक इसे बचाने की शपथ लेकर इसकी बोली लगाता। एक शासक इसे डिब्बे में भर घर घर पहुंचाता। एक शासक इसके सीने पर बांध बनाकर विकास का नायक कहलाता। एक पुरोहित इसे लोटे में भरता, इसकी पवित्रता के मंत्र बुदबुदाता, दक्षिणा के पैसे अपनी बंडी की जेब में डालता है और नदी जेब के भीतर पहुंच जाती। जी हाँ, जेब के भीतर। यह हमारे समय का भयावह सच है कि नदियां जमीन से ज्यादा आजकल जेबों, नक्शों एवं फाइलों में बहती लगातार दम तोड़ रही। एक कवि इसकी दशा पर जार जार रोता है, गाता है नदी के शोक गीत। कुछ लोग अब भी हैरान परेशान हैं। कुछ लोग अब भी हैरान परेशान हैं, जिनकी आंखों में डरावने सपने की तरह आती है नदी। एक महात्मा इसे बचाने के लिए अपने प्राण देता है। कुछ लोग नदियों के लिए लड़ रहे हैं आर पार की लड़ाई। और देखिए ना, आपके लिए सुविधा की नाव है। 5 रुपए का टिकट लेकर नदी के दुखों को बिना छुए आपके लिए सुविधा की नाव है। 5 रुपए का टिकट लेकर
नदी के दुखों को बिना छुए आप हर रोज आराम से पार कर सकते हैं। अब कुछ प्रेम कविताएं सुनाओ। जी जी, स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है तुम्हारा प्रेम। तुम्हारा प्रेम बारिश की बूंदें हैं। कल सारी रात बरसता रहा आकाश। मैं एक पेड़ बन भीगता रहा। तुम मेरी जड़ों में घुलती रही रात भर। देखो ना, तुम्हारी छुअन से पत्ती पत्ती, डाल डाल, फूल फूल, दूर तक फैले घास, झिलमिला रहा है सब कुछ। बारिश से धुलकर सुबह की धूप तुम्हारी कोमल हंसी की तरह पवित्र बन मेरे चेहरे पर गिरती है। मेरे अंदर खिल उठते हैं कई कई कमल। तुम खिड़कियों से दूर बहती उगली नदी सा उद्दाम इस वक्त बह रही हो मेरी नसों में। मेरा हृदय वह सागर है जहां तुम्हें उतरना है। मेरा हृदय वह सागर है जहां तुम्हें उतरना है। बंगाल की खाड़ी से उठती मानसूनी हवाओं की नमी तुम्हारे बालों को भिगोती तुम्हारी आंखों में उतर आई है। इस वक्त तुम्हारी आंखें पड़ोस का मीठा तालाब हो गई। बहुत अच्छा। इस वक्त तुम्हारी आंखें पड़ोस का मीठा तालाब हो गई है जहां सदा आकाश बन झिलमिलाता हूँ, जिसे तैर पार किया अनगिनत बार। पर आज न जाने क्यों मैं डूबा जा रहा हूं। अगली कविता का शीर्षक है प्रेम में रेत होना। जी। रेत की देह पर नदी की असंख्य प्रेम कहानियां। रेत की देह पर नदी की असंख्य प्रेम कहानियां हैं। नदी पत्थर को छूती है, पत्थर कांपता है और बिना कुछ सोचे नदी को चूमता है। नदी उसका आलिंगन करती, नदी उसका आलिंगन करती है। पत्थर उतरता है धीरे धीरे नदी के दिल में गहरे और गहरे। नदी के साथ प्रेम क्रीड़ा करता हुआ पत्थर बहता है नदी के साथ। पत्थर मदहोश हो टकराता है पत्थरों से, टूटता है, पिघलता है और रेत बन जाता है। बहुत अच्छा। बहुत प्रेम में हर पत्थर, हर चट्टान को अंततः रेत होना होता है। प्रेम में हर पत्थर, हर चट्टान को अंततः रेत होना होता है। जिस पर बच्चे खेलते हैं, जिस पर एक प्रेमी लिखता है अपनी प्रेमिका का नाम, जिससे घर बनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब। धन्यवाद जी। अगली कविता का शीर्षक है तुम्हें प्यार करते हुए। जी जी। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक नदी को प्यार किया। क्या बात है। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक पर्वत को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने एक पेड़ को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने सारा आकाश, समूची धरती को प्यार किया। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने पार किए बीहड़ जंगल, निर्जन रेगिस्तान, दुर्गम घाटियां, महादेश और महासागर, आकाश गंगाओं की अनगिनत यात्राएं की। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने जाना कि एक स्त्री को प्यार करना नदी, पर्वत, पेड़, समूची धरती, समूचे ब्रह्मांड को प्यार करना होता है। एक अंतिम कविता, अनुमति है सब? यस, स्वागत आपका। जी। कविता का शीर्षक है प्रेम में पड़ी लड़की।
वह सारी रात आकाश गुहारती रही। उसका दुपट्टा तारों से भर गया। टेढ़े चांद को तो उसने अपने जूड़े में खोस लिया। खिलखिलाती हुई वह रात भर श्रृंगार से झरी। नदी के पास वह नदी के साथ बहती रही। इच्छाओं के झरने तले नहाती रही खूब खूब। बादलों पर चढ़कर वह काट आई आकाश के चक्कर। बारिश की बूंदों को तो सुंदर सपने की तरह उसने अपने आंखों में, आईने में उसे अपना चेहरा आज सा सुंदर कभी नहीं लगा। उसके हृदय के सारे बंद पन्ने खुलकर प्रेमल के फाहे की तरह हवा में उड़ने लगे। रोटियां सेकती हुई कई बार जले उसके हाथ। रोटियां सेकती हुई कई बार जले उसके हाथ। उसने आज आग से लड़ना सीख लिया। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी सुंदर प्रेम कविताएं और कितने सुंदर बिंब, और जैसे कि हम इन कविताओं का उगाहन कर रहे थे, जैसे नदी में पांव डालकर उसकी ठंडक का एहसास ले रहे थे, ऐसी कविताएं जो कोलकाता से भी आनंद गुप्ता जी ने सुनाई। तुम्हें प्यार करते हुए मैंने जाना कि एक स्त्री को प्यार करना नदी, पर्वत, पेड़, समूची धरती, समूचे ब्रह्मांड को प्यार करना होता है। यही शायद यही ध्येय हमारे कवियों का होता है। वे प्रेम का परचम इसी भाव से लहराते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कवि श्री राधेश्याम तिवारी जी हैं। हमारे समय के जाने माने पत्रकार, देवरिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिल्ली में लगभग अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिता दिया। कुछ समय कटिहार में भी रहे और राजनीति शास्त्र के अध्ययनकर्ता हैं। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें सागर प्रश्न, बारिश के बाद, इतिहास में चिड़िया, कनस्तर में गंगा, ये कविता संग्रह है, और ललित लेखों का संग्रह दूसरा पक्ष परमेश्वर, आलोचना का संग्रह है समीक्षा का विवेक, और गालिब की माँ जैसा कहानी संग्रह भी उनके पास है। कोहरे में यात्रा यानी यात्रा संस्मरण, तो अनेक विधाओं में हस्तक्षेप रखने वाले, लेकिन दो महत्वपूर्ण पुस्तकें इन्होंने संपादित की हैं, जिनके पास न हो वे अपने संग्रह के लिए मंगा सकते हैं। एक तो पृथ्वी के पक्ष में पृथ्वी और पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छी कविताओं का संकलन, दूसरा कविता में दिल्ली जो शहर केंद्रित कविता है, ऐसी संपादित कृतियां उनके पास हैं। अज्ञेय शिखर सम्मान और नई धारा रचना सम्मान मिला है। और आज वे हमारे बीच रामदास मिश्र जी के सानिध्य में अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हैं। राधेश्याम तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लेकिन इसके पहले कि वे आए, मुझे उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि चारों ओर मची हलचल है, शेष कुशल है। बहुत अच्छे गीत भी लिखा करते हैं वे। चारों ओर मची हलचल है, शेष कुशल है, गांव छोड़ अखिलेश गया है, कुछ करने परदेश गया है, इस चिंता में मन पागल है, शेष कुशल है। मंत्री है अब राजा रानी, अमली असली राजा भरता पानी, संसद के भीतर जंगल है, शेष कुशल है। और परिवर्तन अब नारों में है, उपलब्धि अखबारों में है, नालों में ही गंगा जल है, शेष कुशल है। और आपने देखा कि इन्होंने जब कनस्तर में गंगा लिखा था, तो ऐसा बिगड़ बिंब भी ये ले आ सकते हैं। वास्तव में हमारी नदियां कैसे नाले में परिवर्तित हो रही हैं। बहुत पहले पूर्ण नारायण जी ने कहा कि बचाना है हमको नदियों को नाला हो जाने से। तो पूर्ण नारायण जैसा श्रेष्ठ कवि जिस लिए चिंतित है, उन चिंताओं में शरीक हमारे समय के वरिष्ठ कवि राधेश्याम तिवारी। स्वागत आपका। अपना माइक मुखर कर लें, अपना माइक मुखर कर लें। माइक नहीं, आइकन बना होगा राधेश्याम तिवारी जी, एक आइकन आपके मोबाइल में होगा। आइकन 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 मोबाइल की ओर देखिए, नहीं मोबाइल में एक आइकन बना होगा, उसे माइक का आइकन, उसको छू दीजिए। अब आप पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज का स्वागत।
अरे वाह, क्या धन्यवाद। परम आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी, उनके सानिध्य में कविता पढ़ना अपने आप में एक इतिहास के साथ होना है। उनके बारे में मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे किट्स की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। किट्स ने कहा है कि आप में इतनी सारी चीजें हैं और आप हैं मेरे पास, फिर मैं कैसे कहूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छा। तो ये हम सबों का सौभाग्य है कि रामदरस मिश्र जी जैसे लोग, वरिष्ठ कवि और हम सबके अभिभावक हमारे बीच हैं, हमारे बीच हम लोगों के पास हैं। बहुत अच्छा जी, क्या बात। भाई ओम निश्चल जी का क्या कहना, वो तो उनका जो प्रेम है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी माता जी हैं, उसके बाद शिवनारायण जी, स्मिता जी, भाई आनंद गुप्ता, सौम्या मालवीय जी और वेद मित्र जी। मैं कुछ अपनी कविताएं सुना रहा हूँ। जी जी, स्वागत। लेकिन एक आध गीत भी सुनाएंगे जिसके लिए आप बड़े चर्चित हैं। अच्छा, गीत सुनाए? अच्छा, ठीक है। एक कविता है बोझ। बोझ, जी जी, बोझ, जी जी। पत्ते इसलिए पीले पड़ जाते कि वे झड़कर पेड़ों का बोझ कम करना चाहते हैं। पत्ते इसलिए पीले पड़ जाते कि वे झड़कर पेड़ों का बोझ कम करना चाहते हैं। डालियों पर न बने रहे बोझ अब और, इसीलिए पक जाते हैं फल। डालियों पर न बने रहे बोझ अब और, इसीलिए पक जाते हैं फल। किसी की आंखों की तरह बदराया बादल बरस जाना चाहता है कि आकाश हो सके निर्भार। युवा होती संततियां कम करना चाहती हैं पिता के कंधों का भार। सजग मनुष्य किसी के कंधे पर जाने से पहले अपने को इतना हल्का कर देना चाहता है कि वह कंधों और लकड़ियों का बोझ कम कर सके। बोझ ढोने के लिए हेतु बने हैं अपने अपने कंधे। बोझ ढोने के लिए ही तो सबको मिले हैं अपने अपने कंधे। कौन नहीं चाहता हवा की तरह निर्भर बहना। आत्मा का सबसे बड़ा बोझ है किसी का बोझ बनकर रहना। दूसरी कविता है पृथ्वी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज मिल रही है, बहुत अच्छा, ठीक, जी जी। कविता पृथ्वी। साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध और रूप सहेज कर, एक साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध, जी, एक साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम कि गुलाब की खुशबू कभी एक कविता है, शीर्षक है पृथ्वी। जी, एक साथ इतने सारे स्वाद, रस, गंध और रूप सहेज कर कैसे रख लेती हो तुम कि गुलाब की खुशबू कभी चमेली में नहीं आती, नींबू का रस कभी आंवले में नहीं आता और आंवले का रस अनार में नहीं जाता। क्या बात है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आम के पेड़ में हो गए हो कटहल और कटहल के पेड़ में लगे हो कोई और फल? अरे वो पृथ्वी, क्या क्या नहीं है तुम्हारे आंचल में, मगर इतना सारा हिसाब अकेले कैसे रख लेती है? बहुत सहज। एक दूसरी कविता है उम्मीद। उम्मीद, जी जी। उम्मीद। अगर पैसा हो तो जरूरत में कटौती कर बचा लेते हैं कुछ। अगर पैसा हो तो जरूरत में कटौती कर बचा लेते हैं कुछ, क्या पता कल कैसा। क्या बात। हम आज के लिए कहाँ जीते हैं,
मगर जीवन में कल भी तो नहीं आता और कल की उम्मीद में आदमी चला जाता। कितना अच्छा होता कि पैसों की तरह हम अपने भीतर थोड़ी हवा बचा पाते। कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा। कितना अच्छा होता कि पैसों की तरह हम अपने भीतर थोड़ी हवा बचा पाते और जब कभी निकली हुई सांस वापस नहीं आती तो उस बची हुई हवा से जीवित हो जाते और यह देख पाते कि आखिर कल कब तक नहीं आता है। क्या बात। एक दूसरी कविता है संबंध। जी। संबंध संबंध नाव से हमारा संबंध नदी पार होने तक ही है। नाव से हमारा संबंध नदी पार होने तक ही है और नदी से संबंध किनारे तक। जी। नाव से हमारा संबंध नदी पार होने तक ही है और नदी से संबंध किनारे तक। उसके बाद हम दोनों जी। आवाज आ रही। बीच बीच में बाधा होती पर आ जाती है आवाज। जी जी जी। उसके बाद उसके बाद हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं दूर। उसके बाद हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं दूर। क्या बात, बहुत अच्छा। उसके बाद हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं दूर। जाते हुए नाव हमें बुलाती जाते हुए हमें न नाव बुलाती है न नदी। हम चाहे जितनी बार नाव से नदी करें पार मगर उन दोनों से हमारा संबंध ऐसा कभी नहीं होता कि अतिशय परिचय के कारण वो हमें किनारे पर ही रोक ले। संबंध नदी और नाव से हो या इस देह से, अंतर इसे छोड़ना ही पड़ता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा तिवारी जी, पढ़ते जाइए। पढ़े। अच्छा, एक कविता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही खाएं जी तो लंबे समय तक खाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ही खाएं तो लंबे समय तक लंबे समय तक खाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा ही बोलें तो बोलने की बचे रहेगी शक्ति। थोड़ा थोड़ा ही घर में रहें तो घर में से जुड़ा रहेगा मन। थोड़ा थोड़ा मृत्यु से भी प्रेम करें तो याद रहेगा जीवन। थोड़ा थोड़ा कहीं जाएं तो जाने की बची रहेगी ललक। प्यार भी थोड़ा थोड़ा ही करें तो बचा रहेगा प्रेम। मगर किसी से उम्मीद थोड़ी भी ना करें तब बची रहेगी उम्मीद, और बची रहेगी उम्मीद तो बहुत कुछ बचा रहेगा उसके साथ। क्या बात भाई, वाह। एक कविता है शंख। टाइम बताइएगा जब हो जाएगा तो। हाँ, बस ये सुनाए, फिर एक गीत सुनाए, इस तरह से तो करें। अच्छा जी ठीक है, ठीक जी जी। हाँ। एक कविता है शुक्रिया। शुक्रिया जी जी। शुक्रिया जी। शुक्रिया सूरज कि तुम बिला नागा आ जाते हो हमें जगाने। शुक्रिया सूरज कि तुम बिला नागा आ जाते हो हमें जगाने। शुक्रिया चिड़िया कि सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही अपनी मीठी आवाज में लगती हो चहचहाने। शुक्रिया पेड़ कि धूप ओढ़कर भी बचा लेते हो छाया। शुक्रिया पेड़ कि धूप ओढ़कर भी बचा लेते हो छाया। शुक्रिया धरती कि तुम्ही से पोषित है यह देह, तुम्ही में समा जाएगी यह काया। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूब भाई। शुक्रिया पवन कि एक क्षण भी नहीं करते विश्राम, हमारे लिए नींद में भी तुम करते रहते काम। शुक्रिया नदी कि तुमने हमें जीना सिखाया। शुक्रिया वे अपरिचित जन जिन्होंने हम पर प्यार लुटाया। शुक्रिया वे मित्र जो अब हो गए हैं नाराज।
शुक्रिया वे मित्र जो अब हो गए हैं नाराज, उन्होंने यह भी कराया एहसास कि खुशी खुशी अकेले जाने के लिए जरूरी है अकेले रहने का अभ्यास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक गीत सुनाते हैं ना। हाँ, स्वागत स्वागत। अच्छा। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो नहीं रहे वे कभी न थे, कभी न थे। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो है वे ही रह जाएंगे। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो है वे ही रह जाएंगे। पानी पानी में भेद बहुत, कुछ नालों में कुछ नदियों में। पानी पानी में भेद बहुत, कुछ नालों में कुछ नदियों में। कुछ लोग रोज पैदा होते, कुछ पैदा होते सदियों में। जो कहने से सब डरते हैं, उनको वे ही कह जाएंगे। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो हैं वे ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मृत्यु को जीवन समझे, यह काल उसी से डरता है। जो मृत्यु को जीवन समझे, यह काल उसी से डरता है। सब लड़ते हैं अपनों के लिए, औरों के लिए वह लड़ता है। सागर की लहरों पर चढ़कर वे पर्वत से टकराएंगे। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो हैं वे ही रह जाएंगे। प्यासी धरती के बादल वे फूल हमारे उपवन के। प्यासी धरती के बादल वे फूल हमारे उपवन के। खुशबू बनकर वे महकेंगे, वे पौन हमारे जीवन के। वे ही माटी के मूल चुकाने लौट कर आएंगे। जो नहीं रहे वे कभी न थे, जो हैं वे ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। आपने इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी, बीच में थोड़ी बाधाएं रही, लेकिन आपकी आवाज बहुत बुलंद, बहुत ही साफ संदेश आपका। नदी नाव का जो बिंब है, संसार को छोड़ने की जो तटस्थता है, थोड़ा थोड़ा जो करने की प्रवृत्ति है, और जिसमें बचे रह जाने की उम्मीद, जिसकी एक उम्मीद है, उम्मीद के लिए एक उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा आपका कविता पाठ सुनकर। और इस काव्य संध्या में, जिसमें हमारे दूर दूर के बहुत सारे साहित्यिक मित्र कविगण सुन रहे हैं, प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी बनारस से, अर्चना उर्वशी जी मुंबई से, मुकुल अमलास जी पुणे से, यश मालवी जी इलाहाबाद से सुन रहे हैं, और कोलकाता के कुछ साथी सुन रहे हैं। लगभग इस समय 50 लोगों का एक अच्छा समूह यहाँ पर है जो रामदर्शी को देख रहे हैं, आप सब लोगों को सुन रहे हैं। और अब यही मौका है जब एक युवा कवि को मैं दावत देना चाहता हूं। बहुत कम उम्र है, लगभग मुझे लगता है 33 के आसपास। इलाहाबाद में जन्मे सौम्य मालवीय, और सौम्य मालवीय के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं थोड़ा सा भावुक और संवेदनशील होता हूं, क्योंकि मैंने जो लिखना पढ़ना सीखा, गीतों की तो बंदी सीखी, उसके पीछे जो है वो उमाकांत मालवीय जी का एक आकर्षण रहा है। उनके गीतों का, उनकी रचनाओं का, उनके ललित निबंधों का। और ये वो परिवार है जहां पर उमाकांत जी की अगली पीढ़ी में यश मालवीय, वसु मालवीय, अंश मालवीय और पुनर्वसु के साथ साथ और आज सौम्य मालवीय, यानी पहले में कविता का पुरुषार्थ चतुष्टय कहता था उमाकांत जी के सभी पुत्रों को, लेकिन चूंकि वसु नहीं हमारे बीच, लेकिन फिर भी उनके बाद पुनर्वसु और सौम्य इस कविता यात्रा में शामिल हैं। और हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने गणित के समाजशास्त्र में पीएचडी की है। अहमदाबाद विश्वविद्यालय में वे पढ़ा रहे हैं, कई शोध योजनाओं में सक्रिय हैं। और जैसा कि कहा, उनका घर कवियों का एक एक्टिविस्ट घर है, जहां पर अंश मालवीय बहुत ही एक जाने माने कविता के कार्यकर्ता हैं। अभी हाल में सौम्य ने अपनी कविता यात्रा शुरू की है, लगभग 2 साल से या 3 साल से। उनका अभी एक कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है, हिंदी युग से आया है, बहुत ही चर्चित है। और नागरिक संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और विभिन्न जमीनी आंदोलनों के पक्ष में रोहित वेमुला के नाम कुछ जो बदल गया है, या घर एक नामुमकिन जगह है, ये सब बहुत अच्छी कविताएं हैं। असम में बेघर हुए लोगों के लिए लिखी कविता, आपात स्थितियां थी, कितना आसान था महामारी से मरना, काश और मां की लाश। अद्भुत कविताएं उनके पास हैं।
और जैसा कि मैं ये कहता हूं, इस युवा कवि का कौल है कि जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तब मैं कविता लिखता हूं। अपने कविता कथ्य में वो कहते हैं। और आसिफा के नाम जो कविता है, कठुआ के मंदिर का जो बलात्कार का मुद्दा है, उस पर एक बेहतरीन कविता, इसको किसी ने गाया भी है, आप यूट्यूब पे देखें, कितनी मर्मभेदी आवाज है और कितना सख्त लहजा है कवि का, बिल्कुल उमाकांत मालवीय सरीखा, जो ये कहा करते थे कि खोली दर खोली में घर गए वो घर, रहने लायक नहीं रहे महानगर, कहां कहां किसे दे उलाहने, अंधों के हाथ लगे आईने। उस घर का एक कवि जब ये कहता है कि मंदिर में जब दीप जलेंगे, खून से बाले जाएंगे, प्रवचनों और आरतियों में प्रेत बुलाए जाएंगे, घंटों के घनघोर तुमुल में गले दबाए जाएंगे, मानुष गंध की खरी चिराएं वास करेगी आंगन में, नरबलियों के उत्सव में पितरों को निवाले जाएंगे, और पैजनियों को पिघलाकर हार बनेगा नौलखा, जिसे पहनने नवयुग के अवतार बुलाए जाएंगे, लोकतंत्र के चिथड़ों पर मर्यादा होगी मर्यादित, धर्म ध्वजाएं लेकर सत्ता के शिवाले जाएंगे। राजनीतिक शक्ति के साथ लिखी कविताएं, लेकिन एक जो कवि का विवेक होता है उससे अभिसंचित सौम्य मालवीय को मैं आमंत्रित करता हूं। वे बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं और कवि के कार्यभार को बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। सौम्य मालवीय का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सौम्य जी। बहुत बहुत आभार ओम जी और आदरणीय रामदर्श मिश्र जी, उपस्थित सुधीजनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके सम्मुख कविता पढ़ रहा हूं और बिना ज्यादा वक्त लिए अपनी पहली कविता से शुरुआत करता हूं। जी जी सौम्य स्वागत। और ये कविता मेरी बेटी के लिए लिखी हुई है। हाँ जी जी, आपके संग्रह में है, बहुत अच्छा जी। और इसका शीर्षक है परिवर्तन। मैं राजनीतिक कविताएं भी सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं परिवर्तन से, जो कि मैंने अपनी बेटी आसावरी के लिए लिखी। क्या बात, स्वागत आपका। इस कविता का उन्वान है परिवर्तन। जी जी। अपनी माँ में हल्का सा भी बदलाव पकड़ लेती है हमारी बेटी। अपनी माँ में हल्का सा भी बदलाव पकड़ लेती है हमारी बेटी। थोड़ी सी बड़ी बिंदी, कानों में नए झुमके, कपड़ों की सलवटें तक कुछ भी नहीं छिपता उसकी आंखों की छुअन और देखती हुई उंगलियों से। बहुत खूब। मैं सोचता हूँ इतने बरस बीत गए, मैं सोचता हूँ इतने बरस बीत गए, कितना कुछ जुड़ा बीता मेरी माँ में। चेहरे से लेकर आवाज तक, स्वप्न से लेकर स्मृति तक, समय तागता रहा नई नई परतें, पर कब समझ पाया मैं। समय तागता रहा नई नई परतें, पर कब समझ पाया मैं। मुझे भय होता है माँ के एकाएक बिखर जाने से, क्योंकि मैं कभी नहीं देख पाया उसका धीमे धीमे बदलना। मुझे भय होता है माँ के एकाएक बिखर जाने से, क्योंकि मैं कभी नहीं देख पाया उसका धीमे धीमे बदलना। पर बड़ी होती हमारी बेटी चिन्हती रहेगी अपनी माँ में होते परिवर्तन। पर बड़ी होती हमारी बेटी चिन्हती रहेगी अपनी माँ में होते परिवर्तन। पढ़ती रहेगी हमें, सुधारती रहेगी हमारी जिंदगी का सुलेख। उसे देखते हुए मैं फिर से पढ़ जाना चाहता हूँ माँ को। उसे देखते हुए मैं फिर से पढ़ जाना चाहता हूँ माँ को, उसी तरह आंखों की छुअन और देखती हुई उंगलियों के सहारे, ब्रेल लिपि की तरह। धन्यवाद। ये पहली कविता थी परिवर्तन। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सौम्य जी। धन्यवाद धन्यवाद। अगली कविता है जिसका उन्वान है पाकिस्तान की माँ की। क्या बात। और
इस कविता की जमीन ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पर दुश्मनों की खोज करना बहुत आसान हो गया है और कुछ ना मिले तो एक पड़ोसी देश है ही जिस पर आप किसी भी तरह का इल्जाम धर सकते हैं। लेकिन इस इल्जाम धरने की प्रक्रिया में आपके भीतर कब जो सच उजागर होता है, ये कविता उस सच पर है, पाकिस्तान की माँ की। पाकिस्तान की माँ की का नारा सुना तो पहले पहल ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की माँ भी है। पाकिस्तान की माँ की का नारा सुना तो पहले पहल ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की माँ भी है। अपनी माँ का तो पता नहीं, बाप था सो उसे मार दिया। फिर अक्ल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की माँ हमारी भी माँ हुई। फिर अक्ल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की माँ हमारी भी माँ हुई। सोचा क्या मुल्कों की माएँ भी होती हैं। सोचा क्या मुल्कों की माएँ भी होती हैं या वे सिर्फ बापों की स्वैर कल्पनाओं से पैदा होते हैं। और अगर होती हैं तो बंटवारे के बाद वो किस बेटे के साथ रहती है। और अगर होती है तो बंटवारे के बाद वो किस बेटे के साथ रहती है। किसी मुकम्मल माँ का तो पता नहीं, पर भारत और पाकिस्तान की नाजायज माएँ तो कश्मीर में रहती हैं। किसी मुकम्मल माँ का तो पता नहीं, पर भारत और पाकिस्तान की नाजायज माएँ तो कश्मीर में रहती हैं और अपने सौदागर बेटों से अपने खाविंदों की कब्रों का पता पूछती हैं। पाकिस्तान की माँ की कहते हुए जब वतन परस्त दिल्ली से लेकर पटना तक गली गली अपनी जबानों से भारत पाकिस्तान खींचते हुए दौड़ते हैं तो भारत माँ कहाँ होती है। जय जय की हुंकारों में या अजान की कातर पुकारों में। ठीक ठीक यही मुश्किल है माँ नाम की शय के साथ। ठीक यही मुश्किल है माँ नाम की शय के साथ। बलवाइयों के बाप तो तय हो सकते हैं, माएँ नहीं। बलवाइयों के बाप तो तय हो सकते हैं, माएँ नहीं। वतन का जिन पर मालिकाना है उन्हें दूसरों की माँओं की जगह बतानी है। ये और बात है कि माँ तो कोहसारों पर फिसलती धूप है, हवाओं पर संतानों की गुमशुदगियां हैं और दूसरों की माएँ क्या पता अपनी ही माएँ हैं। बहुत खूब। पाकिस्तान की माँ की सुनकर अगर आप खुद को नंगा महसूस नहीं करते तो यकीनन आप अपने बाप की औलाद हैं, पर सिर्फ अपने बाप की। पाकिस्तान की माँ की सुनकर अगर आप खुद को नंगा महसूस नहीं करते तो यकीनन आप अपने बाप की औलाद हैं, पर सिर्फ अपने बाप की। माँ तो पाकिस्तान की माँ के साथ बाहर है, माँओं के अदृश्य जुलूस में शामिल, निर्वस्त्र और राष्ट्र विहीन। बहुत अच्छा, वाह, धन्यवाद। अच्छा भाई, सौम्य जी, कोई कागज तो होगा। हाँ, ये हालांकि वो आंदोलन अभी थम चुका है, लेकिन उस राग में चिंगारियां भी हैं और आपकी कविता भी बड़ी मौजू है। कोई कागज तो होगा। मुझे लगता है कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो सुनाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई तो कागज होगा, ये इस कविता का उन्वान है। और ये जिस समय देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, जी जी, उस वक्त ये लिखी हुई कविता है। कोई तो कागज होगा, कोई तो कागज होगा। ना रोटी ना कतरी होगी और गिरस्ती बिखरी होगी। ठन ठन होंगे बर्तन भांडे, सांस सांस सासत में होगी। ना कोई साया ना छावज होगा, पर कोई तो कागज होगा। कौन मुल्क है, कहाँ जन्म है, किस मिट्टी का दीन धर्म है। बरसों बीते होंगे यहाँ पे, इनकी गिनती कहाँ रकम है। कहता फिरता देसी हूं मैं, उनको लगता जारज होगा। कोई तो कागज होगा, कोई तो कागज होगा। पांडुरंग से बच्चे तेरे और मरियम सी एक बीवी है। चरखे पीर से वालिद है तो अम्मी ज़ैनब की पीरी है। होगा पाए कैस का छाला, तंग हाल सा एक ग्वाला। कुरीन पाक पखावज होगा।
पर कोई तो कागज होगा। बुर्ज और बारादरियों में जो नहीं रही उन बाबरियों में, बुर्ज और बारादरियों में जो नहीं रही उन बाबरियों में, क्या कोई दुआ तेरी बाकी है? उम्मीदों के इस मक्तल में क्या ख्वाबों का एक घर बाकी है? बेदस्तावेजी जीता आया, अब क्या पसे मुर्दन 2 गज होगा। कोई तो कागज होगा, कोई तो कागज होगा। जल जंगल जमीन तेरे थे, मोमिन और मतीन तेरे थे। हर पैमाइश से बच जाएं ऐसे सब यकीन तेरे थे। आदिवास के दावे होंगे, आदिवास के दावे होंगे, अब से चौपट नगरी मरकज होगा। कोई तो कागज होगा। सरहद सरहद के खेलों में कबीर और सरमद की बातें कैसी, सरहद सरहद के खेलों में कबीर और सरमद की बातें कैसी। राष्ट्रवाद के जमे नगर में चलती दुनिया की ऐसी तैसी। बसना और उखड़ना छोड़ो, मिलना और बिछड़ना छोड़ो। तकसीमों के इस मौसम में ये सहरा है अपना छोड़ो। जो इंसान का मुजरिम होगा, जो इंसान का मुजरिम होगा, वो ही इंसान का जज होगा। कोई तो कागज होगा, कोई तो कागज होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद। एक अगर अनुमति हो तो कुछ छोटी कविताएं और पढ़ना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है जी सोनिया गांधी। और ये कविता भी जिस जमीन से पैदा हुई है, आप उसको कविता सुनते ही बहुत अच्छी कविता सुनाए हैं, बिल्कुल आप इससे जुड़ पाएंगे। अगली कविता है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी, सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी, सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा और इटली वाली सोनिया गांधी। जब वतन पितृभू हो, जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं ना कहीं से। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं ना कहीं से और जानी जाती हैं ससुराल में अपने नैहर के नाम से। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से और जानी जाती हैं ससुराल में अपने नैहर के नाम से। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान जब भी निगाह में खटकती हैं वे। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान क्योंकि उनके सुअर बाड़े में आकर भी वे पालतू नहीं बनती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, शुक्रिया। अगली एक रचना सौम्य और सुनाए जी छोटी, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी एक कविता जिससे अपनी बात खत्म करता हूं। जी जी जी। और ये एक तरह से कविता के बारे में ही एक स्टेटमेंट है कि कविता मेरे लिए क्या है। क्या है? बहुत अच्छा, स्वागत आपका। और इसका शीर्षक है वह दुख मेरा है, वह कविता मेरी है। मेरी, क्या बात, बहुत अच्छा। वह जो आयोजित है, वह जो आमंत्रित है, वह जो प्रायोजित और नियोजित है, वह जो निर्वाचित और यथोचित है, उससे जो बच जाता है वह दुख मेरा है, वह कविता मेरी है। क्या बात, क्या बात। वह जो आयोजित है, वह जो आमंत्रित है, वह जो प्रायोजित और नियोजित है, वह जो निर्वाचित और यथोचित है, उससे जो बच जाता है वह दुख मेरा है, वह कविता मेरी है। दुख क्या है? एक अवस्था है, एक प्रश्न है मन में चलता है। इस या उस अभाव में अट जाए, पैमानों अनुमानों में बट जाए। नहीं, वह जो तेज रफ्तार ट्रेन से डूबते सूरज को देख देह दीद में थम जाता है, वह दुख मेरा है, जिसे मैं एक नामालूम स्टेशन पर छोड़ आता हूँ, वह कविता मेरी है। बहुत अच्छा।
अभिव्यक्ति के तौर तरीके हैं, दुखों के कायदे कविताओं के सलीके हैं। अव्यक्त अनचिन्हा कुछ रह जाए, कुछ तकरीबन हो और बगल से गुम जाए। वह जो रात गए सुनसान सड़क पर रोशनियों में छिप जाता है, वह दुख मेरा है। वह जो रात गए सुनसान सड़क पर रोशनियों में छिप जाता है, वह दुख मेरा है। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठ जरा जो उकताती है, वह कविता मेरी है। देखकर मुझ में जिसे अपरिचय धुंधला जाए, अजनबियत के बीच भी पहचान कहीं से मिल जाए। पार्क की बेंच पर रखा अनमनी धूप का टुकड़ा, वह जो मेरे बावजूद है, वो जो लगभग मेरा वजूद है। सागर तक के सूनेपन में, रेतीले से अवचेतन में, किसी नाव सा सुस्ताता है, वह दुख मेरा है। दूर क्षितिज पर चमक सरीखी दिखती है फिर खो जाती है, वह कविता मेरी है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य मालवीय जी। और उन्हें देखकर ये लगता है कि इलाहाबाद चाहे जितना साहित्यकारों, लेखकों, कवियों से खाली हो गया हो, लेकिन जब तक यश मालवीय है, अंश मालवीय है, पुनर्वसु है, जब तक सौम्य है, इलाहाबाद रुतबा पुनः हासिल करेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्रतिभाएं इलाहाबाद में जन्म ले रही है और अपने अपने तरीके से नए इलाहाबाद से रच रही है और कविता को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाली प्रतिभाओं का शहर हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। और अब हमारे बीच हिंदी के जाने माने वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिवनारायण जी हैं। शिवनारायण जी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उसकी राजधानी पटना में रहते हैं। अरविंदो महिला कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और लगभग 3 दर्जन इनकी पुस्तकें हैं, जिनमें आलोचना की बहुत सारी पुस्तकें हैं। साहित्य का लोकतंत्र, प्रतिरोध का कथाशिल्प, साहित्यिक पत्रकारिता का साधु संग्राम, रचना का जनपक्ष, संस्कृति का विवेक, कला, साहित्य और समय, समय के सरोकार, साहित्य का समाजशास्त्र, यानी ढेर सारा विमर्शकारी साहित्य इनके पास है। कई पुस्तकें संपादित की हैं, कई कविता संग्रह इनके पास हैं, जिनमें काला गुलाब, सफेद जनतंत्र, दिल्ली में गांव और गजलों का एक अनूठा संग्रह इनके पास है, झील में चांद। सबसे बड़ी बात है कि नई धारा का संपादन कर रहे हैं, जो पिछले लगभग 72 साल से निकल रही है और हिंदी की रचनाशीलता को अग्रसर करने में नई धारा का अपना बहुत ही स्थिर और गतिमान योगदान है, जिसके योगदान की सराहना समय समय पर हिंदी के अनेक विद्वानों ने की है। नई धारा की ओर से बहुत ही वरीय सम्मानों का ये संयोजन भी करते हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। नागार्जुन पुरस्कार बिहार सरकार का, जो कविता का पुरस्कार है, गणेश संघ विद्यार्थी पुरस्कार है, पत्रकारिता के अवदान के लिए और देश मंत्रालय का पत्रकारिता सम्मान और इसके अलावा शताब्दी सम्मान। लेकिन इन सम्मानों के अलावा शिवनारायण जी अपने आप में सम्मानों से परे हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं कि पटना जैसी राजधानी के जो काम ये कर रहे हैं, देश में जो भी हिंदी संस्थाएं हैं, वे नई धारा के योगदान को नहीं, इनके साहित्यिक योगदान को वो सदैव याद करती है। ऐसे डॉक्टर शिवनारायण जी की पिछले दिनों कुछ मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि गजलों में इनका हाथ इतना रवा है। मैंने कहा चुपचाप, जब तक मैं पटना में था इसकी मुझे भनक नहीं मिली। मैं समझता था बहुत बड़े आलोचक हैं और बहुत सारी कृतियां इनके पास है, लेकिन कविता के दखल के साथ साथ उसके गजल अपने आप में एक शास्त्र नियमन मांगता है और उस नियमन और शास्त्र में इन्होंने अपने आप को साध लिया है। तो ऐसे डॉक्टर शिवनारायण जी हमारे बीच हैं। उनके गजल के चंद टुकड़े आपके सामने रखता हूं कि गलत फहमी में खुद को आजमाना, हमेशा जोर खाकर लौट जाना। गलत फहमी में खुद को आजमाना, हमेशा चोट खाकर लौट जाना। हमारा दर खुला रहता है अक्सर, हमारे घर किसी दिन तुम नहीं आना। परिंदों के नए पर खुल रहे हैं, वो लेंगे ढूंढ अब अपना ठिकाना। झुकाकर शिव ना अपना सर रखेगा, हमें भी आ गया है मुस्कुराना। तो ये जो गजलों की नई आवाज
वे बुलंद कर रहे हैं अपने पटना के एकांत में। मैं आग्रह करता हूं ऐसे शिवनारायण जी रामकृष्ण जी के सानिध्य में अपनी रचनाओं के साथ हमारे सामने उनका स्वागत और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शिवनारायण था। आज उनकी कविताएं सुनते हुए मैं बहुत आह्लादित हो रहा था। आनंद गुप्त जी, राधे श्याम तिवारी जी, सौम्य मालवीय जी, इन सबकी कविताओं ने आज की शाम मुझे बहुत आह्लादित किया। इन सभी कवि मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अम्मा जी भी कविता सुनने के लिए यहाँ बैठी हुई, उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो अपनी कविता का पाठ मैं स्त्री की दो कविताओं से करूंगा। पहली कविता है ट्यूशन वाली स्त्री। हाँ, ट्यूशन वाली स्त्री, ये इस कविता से मैं आरंभ करता हूँ। हाँ याद आया, हाँ याद आया, उसे देखा था मोकामा स्टेशन पर। हाँ याद आया, उसे देखा था उस मोकामा स्टेशन पर, जहाँ से प्रायः प्रतिदिन 100 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ता था। कितने ही वर्षों तक रोजाना यात्रा करता रहा। उस दिन ट्रेन की प्रतीक्षा में फ्लाईओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी आंखों में समेट रहा था। उस दिन ट्रेन की प्रतीक्षा में फ्लाईओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठा अपनी आंखों में समेट रहा था प्लेटफॉर्म के मोहक नजारों को, कि उस भिखारिन से स्त्री पर नजर पड़ी जो छाती से नवजात शिशु को समेटे किसी लोकल ट्रेन से उतरी थी। प्लेटफॉर्म से भीड़ छटने पर उसने एक नल के निकट कपड़े में लिपटे नवजात शिशु को सुरक्षित स्थान पर लिटा रखा था। फिर अपने बदन के सारे कपड़े उतार एक चिथड़े से बदन को लपेट लिया था। जेठ की दोपहरिया में पसीने से लथपथ उसने अपने सभी कपड़ों को नल के पानी से धोया था बारी बारी और सूखने को फैला दिया था प्लेटफॉर्म पर ही। अब उसे स्नान करना था। एक कपड़े को पानी से भिगोती और निचोड़ कर अपने बदन पर डालती। ऐसे ही उसने किया था स्नान करते हुए कोई उसके शरीर के किसी भी हिस्से को देख सकता था, लेकिन वह निस्संग भाव से किए जा रही थी अपना हर काम, दुनिया से हो अजान। स्नान कर लेने के बाद उसने धूप में पड़े कपड़े की ओर देखा ही था कि उसे अपने नवजात शिशु के क्रंदन ने छेक लिया। तत्क्षण उसने शिशु को गोद में समेट अपने चुचकों को उसके मुंह में डाला था बारी बारी। शिशु अपने आहार से तृप्त हो सो गया था। अब वो मां से स्त्री बन गई। सूख गए कपड़ों को उसने किया था धारण बारी बारी। तब तक एक लोकल ट्रेन स्टेशन पर आ लगी थी। स्त्री अपने शिशु को अंक में समेटे एक डिब्बे में समा गई थी और सीटी बजाती हुई ट्रेन आगे को निकल भागी थी सरपट। वह स्त्री चली गई, लेकिन जाने क्या कुछ छोड़ गई थी अपने पीछे। वह स्त्री जाने क्या कुछ छोड़ गई थी अपने पीछे, जिसे देखने की ललक में लोकल ट्रेनों का पीछा करता रहा, लेकिन फिर कभी नहीं देखेगा। उस स्टेशन पर न किसी लोकल ट्रेन में वर्षों तक वह मेरे अंदर खदकती रही। वर्षों तक वह मेरे अंदर खदकती रही। सपनों ख्यालों में उसकी तस्वीर
पृथ्वी के किसी हिस्से में किसी नवजात शिशु के मुंह में जब कोई स्त्री तृप्त मन अपने चुचकों को डालती है, निस्संग भाव से तमाम कामों को निपटाती हुई, तब जाने क्यों उसमें मुझे ट्यूशन वाली स्त्री नजर आने लगती है। मेरी पत्नी मुझे टोकती है अक्सर, मेरी पत्नी मुझे टोकती है अक्सर कि दूध पिलाती स्त्री को नहीं देखना चाहिए। मेरी पत्नी मुझे टोकती है अक्सर कि दूध पिलाती स्त्री को नहीं देखना चाहिए। अब कैसे समझाऊं उसे, अब कैसे समझाऊं उसे कि मैं दूध पिलाती स्त्री को नहीं, ट्यूशन वाली माँ को देखता हूँ, कि मैं दूध पिलाती स्त्री को नहीं, ट्यूशन वाली माँ को देखता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। जो स्थिर भाव से सृष्टि के सारे काम करती जाती है, जो स्थिर भाव से सृष्टि के सारे काम करती जाती है, और काम के पूरा होते ही इस असार संसार से विदा हो जाती है। किसी लोकल ट्रेन को पकड़कर इस असार संसार से विदा हो जाती है, किसी लोकल ट्रेन को पकड़कर। एक दूसरी कविता भी मैं एक प्रेम कविता सुनाऊंगा। जी जी, स्वागत है आपका। इसका शीर्षक है प्रेम धारा। जिसे हम बहुत बहुत चाहते हो, जिसे हम बहुत बहुत चाहते हो, उसका मिल जाना चाहत की पूर्णता भर है। जिसे हम बहुत बहुत चाहते हो, उसका मिल जाना चाहत की पूर्णता भर है। सिर्फ हासिल कर लेना ही प्यार नहीं होता, सिर्फ हासिल कर लेना ही प्यार नहीं होता। चाह में समर्पण नहीं उन्माद होता है, और प्रेम उन्माद में नहीं समर्पण में होता है। इसलिए कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है। ये सब कहते हुए जब जब तुम व्याख्यान का अंत करते, ये सब कहते हुए जब जब तुम अपने व्याख्यान का अंत करते, तब तब मैं बस तुम्हें ही निहारती रहती, अपलक निर्निमेष। सोचती प्यार की परिभाषा देते हुए, सोचती प्यार का परिभाषा देते हुए, तुम उसमें कितना गहरे उतरते चले जाते हो। फिर तो उसे जीने में 7 समंदर की गहराइयां भी कम पड़ जाती होंगी तुम्हारे लिए। क्या बात, क्या बात। प्रेम पर बोलते हुए अक्सर तुम्हारी आंखों में जाने कितनी कितनी नदियों की लहरें उमड़ने लगती। प्रेम पर बोलते हुए अक्सर तुम्हारी आंखों में जाने कितनी कितनी नदियों की लहरें उमड़ने लगती, कि उसके तीव्र बहाव में मेरा ज्ञान ध्यान सब कब बह जाता, कहाँ पता चल पाता मुझे, कहाँ पता चल पाता मुझे। मैं तो जैसे अपना सर्वस्व खोकर नदी किनारे बैठी टुकुर टुकुर ताकती रहती, जाने किस विराट को। आज भी तन्हा बैठी जाने कितने युगों से तुम्हें निहारती रही हूँ। आज भी तन्हा बैठी जाने कितने युगों से तुम्हें निहारती रही हूँ, कि कभी तो तुम मेरे मन से निकलती नदी को देखोगे, कि कभी तो तुम मेरे मन से निकलती नदी को देखोगे, उसकी धारा को समझोगे, और अपने प्रेम की परिभाषा से निकलकर उसमें डुबकी लगाओगे। इस दूसरी कविता के बाद अगली कविता जो मैं सुनाना चाहता हूँ, उसका शीर्षक है पास की दूरियां। जी जी, पास की दूरियां। उनको देखते ही औचक मेरा चेहरा खिल उठा। उनको देखते ही औचक मेरा चेहरा खिल उठा। चहक कर पहुंचा उनके पास। अरे शर्मा जी, यहाँ कैसे? कहने के साथ ही मिलाने को हाथ अपना बढ़ाया उनकी ओर। पर यह क्या? वे मुझे उदासीन भाव से देख रहे थे। उन्हें गलत तो नहीं पहचाना? नहीं, वे तो अपने शर्मा जी ही हैं। निशंक कहा, आप भूदेव शर्मा? सहमति में सिर हिलाते हुए बोले। तो उनकी आवाज में बेरुखी थी। हतोत्साह स्वर में कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना?
मैं आपके बोनसाई अपार्टमेंट में सी ब्लॉक के J317 का एस नारायण अपने शहर से 1700 किलोमीटर दूर यहाँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आपको देखकर खुशी हुई। अब पहचाना आपने? असहमति में सिर हिलाते हुए उसने कहा, असहमति में सिर हिलाते हुए उसने कहा, कभी देखा नहीं आपको, कभी वहां मिले भी नहीं आप, आपका नाम भी नहीं सुना, भला कैसे पहचानूंगा आपको? मेरा चेहरा मुरझा गया। यह सही है कि अपने शहर में हमारे बीच कभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई। यह सही है कि अपने शहर में हमारे बीच कभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई, कभी मिलना जुलना भी नहीं हुआ, जबकि एक ही अपार्टमेंट के एक ही फ्लोर पर हम लगभग 9 वर्षों से रह रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बालकनी से अक्सर देखता, कभी पार्किंग, पास के बाजार या सोसाइटी में यहाँ वहाँ, पर कभी उनसे दुआ सलाम नहीं हुआ। जाने क्यों अपनी अपनी ऐश में हम अपनी अपनी निजी दुनिया में ही खोए रहते हैं। कोई पर्व मौसम हो, छठी, शादी मरनी हो, न किसी की दुनिया में ताक झाक करते और न इसकी किसी से अपेक्षा ही रखते। एक बार किसी अखबार में कोई पुरस्कार ग्रहण करते हुए शर्मा जी की तस्वीर देखी थी, तभी से जानने लगा था उनका चेहरा, और यह भी जान पाया था कि वह किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर है आसीन। अपने अपार्टमेंट में अक्सर उन्हें देखता, हाथ में ब्रीफकेस लिए भीतर से आते या फिर हड़बड़ाते निकल जाते। उन्हें देख कभी कोई भाव नहीं उपजा, किंतु यहाँ मुंबई सेंट्रल में उन्हें देख जाने क्यों मेरे मन में उनके प्रति अगाध अपनेपन का भाव उमड़ने लगा था। उनकी बेरुखी से तार होकर भी कहा, बोनसाई में अक्सर आपको देखता हूँ। एक बार किसी अखबार में आपकी तस्वीर भी देखी थी। वहाँ हम एक ही फ्लोर पर रहते हैं। खैर, भेंट होगी आपसे वहाँ। यहाँ किसी काम से आना हुआ था क्या? बिना किसी काम के लिए कोई इतनी दूर आता है भला? फिर मुझे घूरते हुए कहा उसने, ठीक है मिस्टर नारायण, तो मैं चलता हूँ। तो तुम कहते हुए वे फुर्र से निकल गए। मेरा दिल टुक टुक होकर रह गया। एक ही शहर के एक ही अपार्टमेंट में एक ही फ्लोर पर वर्षों से रहते हुए भी हम कितने दूर दूर द्वीप से बसे हैं। यह एहसास करा दिया दूर देश में हुई इस मुलाकात ने, बहुत अच्छा। कुछ गजलें हो जाए डॉक्टर साहब, गजलों का रंग। हाँ जी, आप क्या नई गजलें सुनने के लिए? गजल के लिए आप मुझे दावत दे रहे हैं जी। तो मैं बिल्कुल अपनी 2-3 गजलें सुनाऊंगा। ये गजल का लहजा नया नस्खा हुआ न कहा हुआ, ऐसी गजलें सुनाई। गजलों तक जाने के पहले एक छोटा सा छंद है मेरा, जी। मैं सुनाना चाहता हूँ, तो शायद गजलों का मैं अपना मुंह बना सकूं। तो छोटा सा छंद है मेरा, मधुमास छुअन। कविता तो वैसे भी इधर 1-1.5 साल से लिख नहीं पा रहा हूँ, गजलें ही दिनों लिखता हूँ, उड़ता बिछाता हूँ। गजलें बहुत सी लिख रहे हैं आप। तो एक छोटा सा छंद है मेरा। जी। स्पर्श का निनाद सबने सुना, स्पर्श का निनाद सबने सुना, मधुमास छुअन किसने जाना। स्पर्श का निनाद सबने सुना, मधुमास छुअन किसने जाना। अलकों का पलकों से मिलना, यह बंद देखे कि अलकों का पलकों से मिलना, बिन पयोधर का खिल जाना। अलकों का पलकों से मिलना, बिन पयोधर का खिल जाना। अकस कसक मसक मन हो आना, क्या दिल ने है दिल को जाना। तो सबने देखा तीर प्रेम का किसने छाना। स्पर्श का निनाद सबने सुना, मधुमास छुअन किसने जाना। ये दूसरा बंद है कि जो रात पुरानी गाथा है, किस युग ने उनको नाथा है। जो रात पुरानी गाथा है, किस युग ने उसको नाथा है। दिल में टीस लिए जो हंसते, किस पगले का यह माथा है।
तो सबने देखा रात नहाती, सबने देखा रात नहाती, रात झुलसती किसने माना, मधुमास च्युवन किसने जाना। और ये अंतिम कि शब्द शब्द से खिले है सही, शब्द शब्द से खिले है सही, भ्रमर भ्रमर से छिले है सही, गोपिन का गोपन से मिलना सब रोदन का नेह है सही। तो सबने देखा रास किसन का, सबने देखा रास किसन का, रास किसन का किसने जाना, रास किसन का किसने जाना, मधुमास च्युवन किसने जाना। स्पर्श का निनाद सबने सुना, मधुमास च्युवन किसने जाना। और अब जैसा कि आपका आदेश है, कुछ गजलें मैं सुना रहा हूँ। मैं तो इसे हिंदी की गजल ही कहता हूँ कि गम का क्या उपचार नहीं है, कि गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है, कि गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है। और ऊपर ऊपर क्या पढ़ोगे, जीवन या अखबार नहीं है, कि ऊपर ऊपर क्या पढ़ोगे, जीवन या अखबार नहीं है। कि हम जीने वाले, कि हम रिश्तों में जीने वाले कोई भी दीवार नहीं है। क्या बात है। और जो खुशियों पर ताला जड़ दे, जो खुशियों पर ताला जड़ दे, ऐसी भी सरकार नहीं है। नहीं है। कि जो खुशियों पर ताला जड़ दे, ऐसी भी सरकार नहीं है। शिव को यह मालूम हुआ है, कि शिव को यह मालूम हुआ है, जीना यह दुश्वार नहीं है, कि गम का क्या उपचार नहीं है, लोगों में किरदार नहीं है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। एक मैं तो छोटे छोटे बहर की गजलें लिखता हूँ। बहर की गजलें आप बहुत अच्छी लिख रहे हैं जी। तो ये देखें आप कि कदम कदम पर लाखों छल, कि कदम कदम पर लाखों छल, भीड़ बहुत है धीरे चल, कि कदम कदम पर लाखों छल, भीड़ बहुत है धीरे चल। सारे खत को खोले हम, शायद कोई निकले हल, कि सारे खत को खोले हम, शायद कोई निकले हल। और हर दिल यह क्यों सोच रहा, हर दिल यह क्यों सोच रहा, कैसा होगा अपना कल। क्या बात। तो होठों पर मुस्काने हैं, कि होठों पर मुस्काने हैं, आंखें लेकिन हैं जलथल। मुमकिन है शिव टपक पड़े, मुमकिन है शिव टपक पड़े, आंखों का यह गंगा जल। कदम कदम पर लाखों चल, भीड़ बहुत है धीरे चल, भीड़ बहुत है धीरे चल। एक अनुभूति हो तो एक अलग रूप की एक छोटी एक ऐसी गजल पढ़े जो समापन और समाहार की भी एक बेहतरीन गजल बन सके। तो ठीक है, ये कोरोना काल में हम आप जी रहे हैं। जी जी जी। इस काल में क्या कुछ लोगों के मन में घटता रहा, तो एक यह बिल्कुल स्वागत है आपका, कि आंगन का हर कोना कोना बेबस है, आंगन का हर कोना कोना बेबस है। अब तो आंगन की कल्पना जो है नई पीढ़ी के लिए मुश्किल है, अब आंगन नहीं है फिर भी, कि आंगन का हर कोना कोना बेबस है, घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। क्या बात। कि आंगन का हर कोना कोना बेबस है, घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। इस मौसम की बारिश की क्या बात करें, इस मौसम की बारिश की क्या बात करें, शाखों का हर जलता पत्ता बेबस है। इस मौसम की बारिश की क्या बात करें, शाखों का हर जलता पत्ता बेबस है। हाँ, उनको नींद नहीं आती है, सुनता हूँ, कि उनको नींद नहीं आती है, सुनता हूँ, उनके भीतर का भी जज्बा बेबस है, उनके भीतर का भी जज्बा बेबस है। मजबूरी भी पीछा कर लेती है अक्सर, मजबूरी भी
पीछा कर लेती है अक्सर, आंखों में ख्वाबों का साया बेबस है। और एक जरा सी शिव की आहट होते ही, एक जरा सी शिव की आहट होते ही इस बस्ती का जादू टोना बेबस है। आंगन का हर कोना कोना बेबस है। घर के अंदर घर का रिश्ता बेबस है। घर के अंदर रिश्ता बेबस है। डॉक्टर शिवनारायण साथ मैं आप सबको अपना नमस्कार नमन करता हूं और आप सबके प्रति आभार कि खालसा कॉलेज के इस खूबसूरत आयोजन में आपने ओम जी आपने मुझे स्मरण किया और मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं अपनी कुछ रचनाएं आदरणीय रामदरस मिश्र जी के सम्मुख पढ़ सकूं। बहुत बड़ा सुख आपने दिया है। कविताएं हमारे समूह को बहुत आभारी है। खालसा कॉलेज के विद्यार्थीगण और जितने भी साहित्य प्रेमी यहाँ पर पटना से दौरा शिखर में जुड़ चुके हैं। दूर दूर से देश विदेश से लोग इसे सुन रहे हैं। खास आकर्षण है रामदरस जी का, जो कि लगभग 2 घंटे गोष्ठी को होने को आ रहे हैं। बस उनका ही ये समय है, कहीं प्रोटोकॉल गड़बड़ न हो जाए, इसलिए मैं अपने गीत का 1 या 2 मुखड़ा पढ़ देता हूँ रामदरस जी के चरणों में। थोड़ा सा छंद बदलता हूँ, बहुत सारा प्रोजेक्ट मामला हो गया है, तो थोड़ा सा इसे इसकी चूड़ी, आशा की चूड़ियों को थोड़ा सा ललित बनाना चाहता हूँ मैं। तो मित्रों, एक गीत के कुछ अंश, जीवन के सारे आभार याद करना। सोचता था कि तहत में पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि गुनगुना के पढ़ दिया जाए। तो ये गुनगुनाहट, क्योंकि मुझे लगता है यश भाई भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना, सुख के बीते लम्हे प्यार याद करना। विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना, सुख के बीते लम्हे प्यार याद करना। यादों की पगडंडी कितना उलझाती है, जब अतीत की गठरी खुलती ही जाती है। सुख के सब स्पंदन क्यों पीछा करते हैं, भूली बिसरी बातें दिल बहुत दुखाती है। उजले उजले दिखते हैं धुंधले धुंधले दिन, उजले उजले दिखते हैं धुंधले धुंधले दिन। रस पीने मौसम की मार याद करना, रस पीने मौसम की मार याद करना। विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना। और बंद है, कितना कुछ दुर्निवार जीवन का लेखा है, कैसा होगा जीवन कल किसने देखा है। कितना कुछ दुर्निवार जीवन का लेखा है, कैसा होगा जीवन कल किसने देखा है। जिसके संग बीते हैं बहुत तेरे मीठे पल, वे पल कब रूठ जाएं कल किसने देखा है। तो वर्तमान को हरदम बाहों में भर जीना, वर्तमान को हरदम बाहों में भर जीना। जीवन के सारे आभार याद करना, जीवन के सारे आभार याद करना। विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना। और आखिरी बात है, गीत कोई गंध कोई जीवन हो छंद कोई, गीत कोई गंध कोई जीवन हो छंद कोई। ऐसे दुलराना मन जैसे मकरंद कोई, गीत कोई गंध कोई जीवन हो छंद कोई। ऐसे दुलराना मन जैसे मकरंद कोई। सारे सारे अपमान मान विस्मृत कर यह जहान, फिर रचना नूतन मन से अनुबंध कोई। गीत कोई गंध कोई जीवन हो छंद कोई। ऐसे दुलराना मन जैसे मकरंद कोई।
सारे अपमान मान विस्मृत कर ये जहान, फिर रचना नूतन मन से अनुबंध हुई। पाना क्या खोना क्या ऊसर में बोना क्या, पाना क्या खोना क्या ऊसर में बोना क्या, सावन भादों की जलधार याद करना, विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना, सपने बीते लम्हे प्यार याद करना, विचलित हो मन जब तुम मुझे याद करना। तुलसी के चरणों में और आंटी जी के चरणों में ये गीत हमारा समर्पित। और अब ये बेला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामदास मिश्र पिछले जितने समय से आप देख रहे हैं 1.5 घंटे गोष्ठी को हो रहे हैं, और अब उनका समय है। उन्होंने गोष्ठी सुनी है मन से, है अब तक की सारी गोष्ठियों से एक शताब्दी की काया में जैसे परिवर्तन गोष्ठी को सुन रहे हैं। आदर और अभिवादन और स्वागत और अभिनंदन के साथ आदरणीय अंकल डॉक्टर रामदास मिश्र हिंदी के जाने माने कवि आग्रह है कि आप कुछ सुनाएं और हमारे कवियों को अपना आशीष भी दें। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी ओर से और पूरे हिंदी साहित्य की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन सारे मित्रों को बहुत मन से याद किया जो हमें छोड़ के चले गए। सबको याद किया जो कोई गीतकार है, कोई उपन्यासकार है, कोई संगीतकार है, सबको आपने बहुत शक्ति से याद किया। और जिनको भी याद किया उनकी कृतियों के माध्यम से किया, कैसे क्या लिखा है, कैसे क्या उपलब्ध है, सारी चीजें दिखाते हुए आपने जो अपना दर्द व्यक्त किया वो जब हम सबका है। और सबसे बड़े आभारी आपके हैं कि आपने उनको हमारी ओर से श्रद्धांजलि दी। हर बार मैं कहता हूँ कि बात में है कि हर बार नए कवियों से पहचान होती है, या जो अपने जाने पहचाने दोस्त हैं, मित्र कवि हैं, जिनको जैसे जमाना हो गया होता है उसको देखते हैं। बच्चों को सुनना अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत नए हैं वो। आनंद जी को सुनना अच्छा लगा, ये हमारे लिए नए हैं। नारायण जी और हरे श्याम जी हमारे बहुत ही निकट हैं, बहुत अपने आदमी हैं, उनको बहुत सुना है, उन्होंने मुझे बहुत सुना है। तो एक तरह से ये गोष्ठी हमें बहुत कुछ प्रदान करती, बहुत देती है। और इनके सामने मुझे कुछ अपनी कविताएं पेश करने का अवसर मिलता है। मैंने आज बहुत लंबी कविताएं भी सुनी,
लंबी कविताओं का निभाना बड़ा मुश्किल होता है। लंबी कविताएं मैंने बहुत लिखी हैं, लेकिन मैं पढ़ता हूँ छोटी कविताएं ही। दोस्ती में मुझे लगता है छोटी कविताएं जो है लिख जाएंगी और लंबी कविता पढ़ना मेरे बस की बात नहीं होती है। तो आज भी मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको सुनने के लिए लोग बहुत आकुल हैं। सारे लोग सावधान हो गए आपकी कविताओं के लिए। जी। सफर। राष्ट्रीय घर बबूल तले रहे अपने लंबे लंबे कांटों के साथ। घर लौटा तो कोई भी बबूल मेरी याद में नहीं रहा। घर लौटा तो कोई भी बबूल मेरी याद में नहीं रहा, किंतु रास्ते में कहीं छिपा हुआ कोई फूल महक रहा था। किंतु रास्ते में कहीं छिपा हुआ कोई फूल महक रहा था। लगता है वो मेरे साथ आया है दिखता है अंधेरा। मुझे क्यों कोस रहे हो आदमी, मुझे क्यों कोस रहे हो आदमी, मैं तो सहज भाव से रात के संग आता हूँ जाता हूँ। तुम्हें कहीं जाना होता है तो कोई न कोई रोशनी जलाकर रास्ता देख लेते हो और चले जाते हो, लेकिन तुम अपने भीतर के अंधेरे को क्यों नहीं देखते? लेकिन तुम अपने भीतर के अंधेरे को क्यों नहीं देखते जो मुझसे कई गुना बड़ा है? उसमें रास्ता पाने के लिए तुम्हारे पास जो विवेक का चिराग है उसे कभी जलाते नहीं। तुम्हारे अनजाने ही तुम्हारा अंधकार तुम्हें भटकाता फिरता है इस गलत रास्ते से उस गलत रास्ते तक, और तुम कितने ही लोगों पर गिरते पड़ते हो और उन्हें आहत करते हो। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मैंने निर्जीव वस्तुओं पर बहुत कविताएं लिखी हैं। जी जी। और खास करके ऐसी कविताएं आम के पत्तों में भरी पड़ी हुई हैं। जी जी। लेकिन उसके बाद भी ये क्रम चलता रहा है। एक कविता दीवार। दीवारें ईंट सीमेंट और रंग रोगन से बनी हैं। दीवारें ईंट सीमेंट और रंग रोगन से बनी हैं। वे अपने सिर पर छत को उठाए हुए हमें पनाह देती हैं और सर्दी गर्मी और आंधी पानी से। इनसे बने कमरों में चलती रहती हैं जीवन की अनेक गतिविधियां। ये साक्षी हैं लगातार चलने वाली साहित्यिक गोष्ठियों की। न जाने इनमें हमारे जीवन का कितना हंसी उल्लास निहित है, हमारे माथे के कितने खतरे अंकित हैं। हाँ, हम इन पर माथा टिकाकर कितनी बार रोए हैं। हाँ, हम इन पर माथा टिकाकर कितनी बार रोए हैं। इन पर टंगी हुई है राम कृष्ण की छवियां। अनेक साहित्यकारों और समाज सपूतों की तस्वीरें जिनकी सांसें निकल कर इनमें व्याप्त हो रही होंगी, जिनकी सांसें निकल कर इनमें व्याप्त हो रही होंगी। अब ये दीवारें नहीं हैं, अब ये दीवारें नहीं हैं, हमारी परम आत्मीय हैं। हमारी आंखें नित्य इन पर अपनी जोत की लिपियां अंकित करती रहती हैं। हमारी आंखें नित्य प्रति इन पर अपनी जोत की लिपियां अंकित करती रहती हैं। सोचता हूँ यदि ये घर छोड़कर कहीं जाना पड़ा, सोचता हूँ यदि घर छोड़कर कहीं जाना पड़ा तो सब कुछ तो साथ ले जाऊंगा, किंतु ये यहीं छूट जाएंगे मैं पुकारती हुई, क्योंकि ये यहीं छूट जाएंगे मैं पुकारती हुई थी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। एक मैं छोटी किताब पढ़ूंगा।
आईना लोगों के बीच जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर एक सुगंधित मुस्कान पहन ली थी। लोगों के बीच जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर एक सुगंधित मुस्कान पहन ली थी। आंखों में भर ली थी जन प्रेम की तरलता, आंखों में भर ली थी जन प्रेम की तरलता। सोचा देखूं तो कैसा लगता हूँ, सोचा देखूं तो कैसा लगता हूँ। वो एकाएक चीख पड़ा आईने के सामने होते ही। चेहरे के भीतर का चेहरा उभर आया था, आंखों से खून की लाली बहकने लगी थी। उसने डांट कर कहा, तो कैसा आईना है रे, ये क्या दिखा रहा है? आईना बोला, मैं वही दिखाता हूँ जो असल है, वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो, मैं कवि का आईना हूँ। एकता परछाई, जल हो या थल, टिकट सुनसान हो या जन रहो गुंजित बस्ती, सड़क हो या गली, फूलों का हंसता लोक हो या कांटों का चिड़चिड़ा से विस्तार, और कोई साथ हो न हो यह तो साथ लगी रहती है, और कोई साथ हो न हो यह तो साथ लगी रहती है। सुबह को जैसे ही धूप निकलती है वो मेरे साथ हो लेती है, कभी लघु आकार में, कभी दीर्घ आकार में। मैं जब भी अकेलेपन की अनुभूति से गुजरता हूँ वो कहती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, और देखो मैं पराई नहीं हूँ, तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। जब रात होती है तब मुझे अकेला छोड़ जाती है विश्राम की गोद में सपने देखने के लिए, और कहती है, कल यात्रा में फिर मिलूंगी दोस्त। मेरा साथ काफी हो गया, मैं एक गजल पढ़ दे रहा हूँ। मेरे ज़मीर मैंने तुझे प्यार किया है, मेरे ज़मीर मैंने तुझे प्यार किया है, रह रह के तेरे हुस्न का दीदार किया है, रह रह के तेरे हुस्न का दीदार किया है। खा खा के भी प्रहार आदमी से रोज रोज, खा खा के भी प्रहार आदमी से रोज रोज। इंसानियत पर मैंने एतबार किया है, इंसानियत पर मैंने एतबार किया है। घर छूट गया है, घर छूट गया है कोई हम, घर छूट गया है कोई हमराह सफर में, घर छूट गया है कोई हमराह सफर में। रास्ते में बैठ उसका इंतजार किया है, रास्ते में बैठ उसका इंतजार किया है। जब भी कोई गुनाह किया मैंने भीड़ में, जब भी कोई गुनाह किया मैंने भीड़ में, तन्हाई बीच तूने शर्मसार किया है, तन्हाई बीच तूने शर्मसार किया है। भूला में जब भी राह, भूला में जब भी राह तो खामोश इशारा, भूला में जब भी राह तो खामोश इशारा। मंजिल की ओर तूने बार बार किया है, मंजिल की ओर तूने बार बार किया है। जब जब मैं खुद को भूल गया बाहरी सुख में, जब मैं खुद को भूल गया बाहरी सुख में, चुपके से तूने मुझको खबरदार किया है, चुपके से तूने मुझको खबरदार किया है। एहसान मंद हूँ मैं तेरी जोत को लेकर, एहसान मंद हूँ मैं तेरी जोत को लेकर, घनघोर अंधेरे को सदा पार किया है। तेरे ज़मीर मैंने तुझे प्यार किया है। एक गजल पढ़ रहा हूँ आगे। सुख के मायावी मौसम में, सुख के मायावी मौसम में वे क्यों इतराए चलते हैं, सुख के मायावी मौसम में वे क्यों इतराए चलते हैं। चलते हैं वे तो एक नहीं संग सौ सौ साए चलते हैं, चलते हैं वे तो एक नहीं संग सौ सौ साए चलते हैं। हमसे कहते हैं
सीधे ही अपने पथ पर बढ़ते जाओ। हमसे कहते हैं सीधे ही अपने पथ पर बढ़ते जाओ, लेकिन जाने क्या बात वे खुद दाएं बाएं चलते हैं। लेकिन जाने क्या बात वे खुद दाएं बाएं चलते हैं। मिलते हैं बहुत दिनों पर तो याद आ जाते अपने वादे। मिलते हैं बहुत दिनों पर तो याद आ जाते अपने वादे। वे चलते फिर वादे करते और हम शर्माए चलते हैं। वे चलते फिर वादे करते और हम शर्माए चलते हैं। डर लगता तन कर चलते हैं, डर लगता हंसते हैं तो डर लगता है। तनकर चलते हैं डर लगता, हंसते हैं तो डर लगता है। डर हो जाता है दूना जब वे शीश झुकाए चलते हैं। डर हो जाता है दूना जब वे शीश झुकाए चलते हैं। है छीन रहा माइक उनका दिन रात मायने शब्दों के। है छीन रहा माइक उनका दिन रात मायने शब्दों के। अब शब्द सभा में संसद में बेहद घबराए चलते हैं। अब शब्द सभा में संसद में बेहद घबराए चलते हैं। है कहाँ तनिक फुर्सत उनको जो सुने गांव की आवाजें। है तनिक कहाँ फुर्सत उनको जो सुने गांव की आवाजें। एक दिन ऐसा भी आता वे बिना बुलाए चलते हैं। पर एक दिन ऐसा भी आता वे बिना बुलाए चलते हैं। वो बात अदब की या फन की या हो तहजीब तवज्जुन की। वो बात अदब की या फन की या हो तहजीब तवज्जुन की। सबसे होकर महरूम सभी पर छाए छाए चलते हैं। क्या बात है, क्या बात। पर छाए छाए चलते हैं। चलता था अदब सियासत के आगे आगे लेकर मसाल। चलता था अदब सियासत के आगे आगे लेकर मसाल। अब चलता है पीछे पीछे जैसे चौपाए चलते हैं। क्या बात। चलता है पीछे पीछे जैसे चौपाए चलते हैं। सबके मायावी मौसम में वे क्यों चलते हैं वे तो एक नहीं सौ चलते हैं। तो धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी रचनाओं से एक जो मीठी धुन इंसानियत की, प्यार की, भावनाओं की, संवेगों की जैसे हवा में तैर जाती है। और इस शाम को जो जीवंत बना रहे थे हमारे कवि, वे कितने बड़भागी हैं, जिसमें हमारे कवि आनंद गुप्ता जी कोलकाता से, अहमदाबाद से सौम्य मालवीय, राजेश श्याम जी दिल्ली से और पटना से डॉक्टर शिव नारायण जी, और सुनने वालों में अनेकानेक लोग यहाँ पर हैं और देश से विदेश से आपके चाहने वाले, इन कवियों को चाहने सुनने वाले। बहुत अच्छी शाम और आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपकी रचनाओं की वर्षा। सचमुच इस दिल्ली के जलते हुए माहौल में आपकी कविताएं एक रस के छींटे की तरह हैं और मुझे लगता है कि इसी की ज्यादा जरूरत है। और इस गोष्ठी के समाहार के लिए, इतनी सुंदर गोष्ठी के लिए जिसमें कि हमारी युवा कविता के बहुत ही तेजस्वी नक्षत्र यहाँ पर थे, वरिष्ठ कवियों में हमारे मित्र थे। मैं आज की इस गोष्ठी के संयोजक डॉक्टर स्मिता मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने वक्तव्य से इस संगोष्ठी का समाहार करें और अगले रविवार को हम लोग फिर ऐसी अनूठी गोष्ठी के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्मिता मिश्र जी से कहूंगा कि वे अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। स्मिता जी। आभार ओम जी। पिताजी, वेद मित्र शुक्ल जी, शिव नारायण जी, राधेश्याम जी, आनंद गुप्ता, सौम्य मालवीय जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से जुड़े रहे। कार्यक्रम का आरंभ वेद जी की मंगल ध्वनि से हुआ। वेद जी का व्यक्तित्व स्वयं ही बड़ा मंगलकारी है, जिसके साथ भी होते हैं इस मांगलिकता का प्रसार करते हैं। आज की ये जो पूरी कवि गोष्ठी थी बहुत वैविध्यपूर्ण रही। कविताओं को सुन रही थी, कुछ देख रही थी कि कहीं प्यार से बचाने के लिए कहीं थोड़ा थोड़ा करने की बात कही गई, कहीं प्यार को बचाने के लिए पूर्ण समर्पण की बात कही गई, कहीं अनाम गुमनाम जीवन के दुख दर्द
पर्यावरण क्षरण की बात कही गई तो कहीं बड़े बड़े राजनीतिक नामों के जरिए आम आदमी तक पहुंचने की बात कही गई, कहीं गवई देहाती अभावों की बात थी तो कहीं महानगरीय अजनबीपन की चर्चा। जरूरी बात यह थी कि कविता की उपस्थिति बखूब रही और जीवन की परिपूर्णता, जीवन की संपूर्णता इसमें है कि हम जीवन के तमाम आभारों को याद रखें। जीवन का जो आनंद है वो इसी में है। और पापा की एक कविता से मैं यहाँ पर जैसा मैं करती हूँ, 24 अक्टूबर 1982 को लिखी गई कविता बोलना तो पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क माने कविता, सामने बैठा हुआ को काय काय करने लगता। मैं बोलता हूँ स माने सत्य, सामने कीचड़ में लेटा सुअर सौ सौ करते मड़िया मारने लगता। मैं बोलता हूँ ग माने गीत, सामने खड़ा गधा गौ रेख लिया। मैं बोलता हूँ ऊ माने उजाला, सामने बैठा हुआ उल्लू उड़ुक उड़ुक उड़कने लगता। ये सब मिलकर मेरे ज्ञान पर हंसते हैं और खेल कर देते हैं और मैं अपने शब्दों को इनके बीच अर्थ होते हुए, लहू लुहान होते हुए देखता रहता हूँ। सोचता हूँ बोलना ही छोड़ दूं, बोल ही छोड़ दूं, लेकिन जब तक हाथ में लेखनी है बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब तक हाथ में तो बोलने की जो प्रतिबद्धता है यह हमारे भीतर बनी रहे, इसी उम्मीद, इसी संभावना के साथ हम अगले रविवार को पुनः मिलेंगे। ओम जी हमारे इस कार्यक्रम के साथी हैं, जिनके साथ हमारे खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स की अलुमनाई का ये जो कार्यक्रम हम 2 महीने से चला रहे हैं, ओम जी के पीछे पीछे हम लोग अपना हुनर सार्थक कर रहे हैं। तो ओम जी को आभार। हमारे जितने अतिथिगण, मैं सबके नाम लिखने की मेरे को आदत है कि जो उपस्थित होंगे, इतने सारे नाम होते हैं कि इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सभी उपस्थित कविगण और जितने शान हैं उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मूल्यवान है। अगले रविवार आपसे पुनः मुलाकात होगी। आभार।